गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th स्टैंडर्ड एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर अच्छा है ये, और इसमें हम नए राजा कैसे बने, कैसे उनका साम्राज्य बना, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। किस तरीके से नई डायनेस्टीज है उनका उद्भव हुआ था, ये हम सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमको कंसल्ट करनी है, आपको जो लर्न करनी है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। द पोस्ट गुप्त एज इन नॉर्थन इंडिया वॉज मेनली एन एज ऑफ स्मॉल किंगडम। छोटे छोटे साम्राज्य थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष राजा था इन AD 647। हिज एम्पायर ब्रोक अप इन नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। उनके मरने के बाद में उनका जो साम्राज्य है वो छोटे साम्राज्यों में बदल गया, टूट गया था। इन द पीरियड बिटवीन AD Anno Domini 750 to 1000, three dynasties came into prominence. तीन डायनेस्टीज का उद्भव हुआ इन द नॉर्थन एंड डेकन पार्ट्स ऑफ इंडिया। दीज वर द गुर्जर, प्रतिहार्स, पलास एंड राष्ट्रकूट्स। ये तीन डायनेस्टियाँ बनी थी। द कंटिन्यूसली फोर्ट एंड ट्राई टू गेन कंट्रोल। आपस में वो लड़ते थे। आपको मालूम है पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते थे ताकत पाने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए। Each the land, but none of them succeeded for any length of time. लंबे समय तक कोई भी सफल नहीं रहा। Around the end of the 10th century AD, the power of these kingdoms declines simultaneously. उनका जो पावर है वो धीरे धीरे और कम होता गया। Most of these areas were controlled by the Rajputs. राजपूत राजाओं ने आक्रमण करके और उनके ऊपर अपना अधिकार बना लिया था। Turkish invaders, invaders का मतलब होता है आक्रमणकारी, benefited लूटने वाले। फ्रॉम देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स विवादों का और बहुत अच्छा फ़ायदा उन्होंने उठाया था। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे इन्वेडर्स जो लिखा गया है, इन्वेडर्स का मतलब होता है लुटेरे, और कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद का उन्होंने जो फ़ायदा उठाया था। ये किसने उठाया था? ये टर्किश इन्वेडर्स ने। अल्टीमेटली शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने और नींव रखी सल्तनत दिल्ली की इन साउथ इंडिया। द चोला स्टार्टेड इमर्जिंग अगेन एज ए ग्रेट पावर फ्रॉम अराउंड 8th century AD। द डिफीटेड द पल्लव किंग्स, उन्होंने पल्लव किंग्स को हटा दिया था, छोटे राजाओं को कब्जे में ले लिया था। दे रूल्ड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया टिल 12th century AD। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इन डिटेल। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। 7th century के अंदर किसका उद्भव हुआ था? सामंत लोगों ने अपने अधिकार में सारा का सारा ले लिया था, और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूट इन डेक्कन वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। इन अदर केस मैन यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टेब्लिश किंगडम्स। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स को, मतलब अपनी आर्मी को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। और गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र कदम्बा के मैशुरम में थे, मैर्समैन में थे। लेट अस स्टडी दिस ग्रेट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड डेक्कन। द गुर्जर प्रतिहार, ये 725 से लेके 1018 तक इन्होंने, और गुर्जर प्रतिहार का राज्य हुआ था। इन्होंने कन्नौज और उसकी राजधानी के ऊपर हमला किया और जीत लिया। ये लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, क्वेश्चन बन जाता है कि गुर्जर प्रतिहार में कौन से भगवान हैं जिनको माना जाता था? तो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और इन्होंने अदीवारा नाम लिया था। द लास्ट प्रतिहार रूलर वॉज राज्यपाल। ही वॉज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन AD 1018। महमूद गजनी के द्वारा यह मारा गया था। इन दिस वे द प्रतिहार डायनेस्टी केम टू एंड, और अंत हो गया। तो प्रतिहार डायनेस्टी का अंत किसने किया था? महमूद ऑफ गजनी ने किया था। सेकंड में हम आते हैं, द प्रतिहार रूलर वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट। और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे आर्ट और क्राफ्ट को, लर्निंग, लिटरेचर, साहित्य, इनमें भी इनका काफ़ी यूज़ था। अगर हम वहाँ के मंदिरों को देखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो इनका हमें मालूम चलता है। द पाला डायनेस्टीज
was founded by Gopala. He was elected as a king by the nobles because of previous ruler had died issueless. His capital was at Patliputra, Dhर्मपाल and देवपाल. उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में धर्मपाल और देवपाल. और द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी. पाटलिपुत्र तो उनकी राजधानी थी और इसके अंदर धर्मपाल और जो देवपाल थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस उस डायनेस्टी के रूलर्स थे, राज करने वाले थे. दे एक्सटेंडेड द कंसोलेट ऑफ पाला एम्पायर. और उन्होंने पाला एम्पायर को आगे भी बढ़ाया. दे रूल्ड और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से और असम के भी कुछ हिस्से पे उन्होंने और अपना राज किया था. गोल्ड कॉइन्स ऑफ धर्मपाल. और सोने के उन्होंने सिक्के चलाए थे. द पालाज वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन. धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो धार्मिक लोग थे. धर्मपाल फाउंड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला. विक्रमशिला में उन्होंने और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रखी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकेम सेकेंड ओनली टू नालंदा यूनिवर्सिटी इन फेम. नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद में और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरे नंबर के ऊपर थी. ड्यूरिंग द पालाज रीजन द फेम ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धि है वो विश्व में हर जगह फैली. और उसके बाद में आता है राष्ट्रकूट 753 से 973 तक. व्हेन द गुर्जर प्रतिहार वर रूलिंग और नॉर्थन एंड वेस्ट इंडिया एंड द पाल्स over eastern India, the Deccan was being ruled by the Rashtrakuts. They were initially subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In AD 753, Danti Durga, a Rashtrakud chief, declared independence from the Chalukyas. Chalukyan or Lord. He performed a ritual called Hiranyagarbha. Hiranyagarbha. अब क्वेश्चन ये बनता है हिरण्यगर्भ क्या है. विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स टू बिकम ए क्षत्रिय किंग. देखो पहले क्या था, राजा महाराजा जीतते थे और वो क्या करते थे, जैसे राजा राम जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ, उसी तरीके से यज्ञ करते थे कि भाई ये इतना जो साम्राज्य है ये मेरा हो जाएगा. ये उनकी परंपराएं थी राजा महाराजाओं की उस समय के. दिस वे Dantivarma, also known as the Danti Durga, became the founder of this dynasty. His capital was at Manikhet or Malkhed near modern Solapur in Maharashtra. महाराष्ट्र के पास का ये एरिया है. The Rashtrakuts were overthrown in AD 1973 by Chalukyan noble Talipa or Taila. The Rashtrakuts rulers not only patronized Shaivism and Vaishnavism, वो सिर्फ शिव और विष्णु की पूजा नहीं करते बट ऑल्सो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, उनको भी वो मानते थे. इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दे गेव इक्वल पैट्रोनेज टू संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़ लैंग्वेज. और इन भाषाओं की उन्हें मान्यता दी. द कैलाश टेम्पल एट इलोरा बिल्ड बाय कृष्ण फर्स्ट इन 9th century AD. कैलाश टेम्पल है ये इलोरा के अंदर, वो भी बनाया गया जो बहुत ही सुंदर और कला का एक नमूना है. द Tripartite struggle. The ruler belonging to Gurjar Pratihar, Pal and Rashtrakud dynasty often fought for control over Kannauj. कन्नौज पे कंट्रोल के लिए आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए इन्हें ट्रिपार्टीज स्ट्रगल भी कहते हैं. अब यहाँ पे डू यू नो में दिया गया कि हिरण्यगर्भ क्या होता है. इसमें क्या होता था कि एक राजा जो बनता था वो एक हिरन के बच्चे की और बलि देता था, सैक्रिफाइस करता था और कहता था कि अब उनका वापस से जो जन्म होगा और वो राजा है कभी भी हारेगा नहीं. तो ट्राइपार्टी स्ट्रगल, तीनों आपस में लड़ते थे, उनको कहा गया. द राजपूत्स के अंदर हम आते हैं. राजपूत्स आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनर एंड प्रेशियस इन इंडियन हिस्ट्री. भारतीय इतिहास के अंदर राजपूतों को उनके हिम्मत के लिए, शौर्य के लिए और सम्मान के लिए जाना जाता है. सम ऑफ द फेमस राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर ये जो गांधावल्स ऑफ कन्नौज, परम्स ऑफ मालवा, चंडेल्स ऑफ खजुराहो, चौहान्स ऑफ अजमेर, कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी, चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड तोमाश
ऑफ दिल्ली, ये फेमस डायनेस्टी है जो राजपूतों की डायनेस्टी रही हुई है। द चामांस और चौहान्स, द चामांस वर लेटर नोन एज चौहान्स। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंड बाई Gukut in the 11th century AD. The Chauhans ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली और अजमेर में उन्होंने राज किया था। पृथ्वीराज तृतीय AD 1116 to 1192 was the greatest ruler of this dynasty। पृथ्वीराज तृतीय है और इसका महान राजा था। He ascended the throne of Ajmer at the age of 14। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने और ताज, थ्रोन मतलब होता ताज, पहन लिया था, राजा बन गए थे वो। बहुत सारे कॉन्क्विस्ट युद्ध उन्होंने जीते ही। कॉन्क्विस्ट मैनी स्मॉल स्टेट्स, कब्जे किए थे उन्होंने राजस्थान और बुंदेलखंड पे। हिज अचीवमेंट्स एंड एक्सप्लोइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिज कोर्ट पोइट चंद्रबरदाई। तो क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रबरदाई की कौन सी बुक के अंदर, कौन सी पुस्तक के अंदर और पृथ्वीराज के बारे में लिखा हुआ मिलता है, तो इसको कहते हैं पृथ्वीराज राशो। ठीक है, और ये कब लिखी गई? 1191 AD में। ही डिफीटेड एन अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और तराइन का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ये बनता है तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन AD 1192 ही लॉस्ट टू हिम, लेकिन वह खो गए, अपना साम्राज्य उन्होंने खो दिया था। दिस डिफीट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम रूल इन इंडिया। पहले तो उन्होंने अफगान रूल को हटा दिया था, लेकिन 1192 के अंदर वापस से युद्ध और वो हार गए थे, और फिर इस्लाम का जो उद्भव है वो भारत में हुआ था। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट देयर वर मैनी फेमस राजपूत किंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी। राजपूत राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे वो ताकत के लिए। दीज बेटल्स मेड देम वीक, और इस वजह से वो कमज़ोर हो गए थे और बाहरी लोगों ने आके उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया था और राज किया था। दैट इज़ वाई दे कुड नाइदर डिफेंड देमसेल्फ, ना तो खुद को बचा पाए ना ही किसी और को। और टर्किश इन्वेंशंस ने इसका फ़ायदा उठाया। द टर्किश इन्वेंशंस, महमूद ऑफ गजनी 1997 1030। द फर्स्ट ऑफ दीज इन्वेडर्स वॉज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का था महमूद गजनी, और ये आया था, इसने जो राजपूत राजा थे आपस में लड़ते थे उनका फ़ायदा उठाया और राज किया। इसने बहुत सारा धन है वो लुटाए, बहुत बड़ी आर्मी इसने बनाई। इसने सबसे ज़्यादा क्या किया, मंदिरों और छोटे जो कस्बे थे उनके ऊपर, और नॉर्थन इंडिया जहाँ पे मतलब राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, उस साइड के अंदर बहुत ज़्यादा इसने तबाही मचा दी थी। मंदिरों को बहुत तोड़ा था इस महमूद गजनी ने। दिस वॉज बिकॉज ही हैड हियर दैट देयर वॉज ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि मंदिरों में उस समय क्या होता था, राजा महाराजा के टाइम में बहुत ज़्यादा सोना संपदा होता था। उसने सुना था कि यहाँ पे बहुत सोना होता है, और वो ये एक लुटेरा था महमूद गजनी। Kept in the big temples of India, destroying temples had another advantage. He obtained religious merit by destroying images। और ये क्या चाहता था कि हिंदू जो धर्म है उसको तबाह करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, इस वजह से भी इसने मंदिर तोड़े। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड आइडल ब्रेकर। इसलिए इसे मूर्ति तोड़ने वाला भी कहते हैं, आइडल ब्रेकर भी कहते हैं, क्योंकि इसने मंदिरों का बहुत विनाश किया था। ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड टुक अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी। और इसने मंदिरों को तबाह कर दिया था और ज्वेलरी चुरा करके ले गया था। एक चोर था, लुटेरा था। Some of his famous campaigns were against Nagarkot, Thaneshwar, Mathura and Kannauj. His 15th invention against the temple of Somnath in Gujarat was the most disastrous one। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के अंदर इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी। He died in AD 1030 and the people of northern India felt relieved। और जब वह मरा तो नॉर्थन इंडिया के लोगों ने और सुकून की सांस ली। महमूद was very interested to know about India and the condition ऑफ इट्स पीपल। ये बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि भारत की कंडीशन कैसी है और लोग कैसे रहते हैं। सो इन वन ऑफ द हिज कैंपस महमूद वॉज अकम्पनीड बाई ए ग्रेट पर्शियन स्कॉलर अल ब्रूनी। अल ब्रूनी लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया। अल ब्रूनी है बहुत सालों तो भारत में रहा, संस्कृत इसने सीखी और फिर उसने किताब उल हिंद विच ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसके अंदर महमूद गजनवी के बारे में लिखा। उसके बाद में आया महमूद गोरी। शिहाब
उद्दीन महमूद गोरी वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी एक छोटे से साम्राज्य का यह राजा था। ही इन्वेंटेड इंडिया नॉट जस्ट टू प्लंडर इट्स वेल्थ, ना सिर्फ इसने भारत के और धन संपदा के लिए आक्रमण किया, बट ऑल्सो इस्टेब्लिश इस्लाम रूल ओवर इंडिया। यह भारत में इस्लाम को भी और बचाना चाहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि ये जो लोग हैं ये आए थे इस्लाम को भारत एक हिंदू राष्ट्र था और भारत में इस्लाम को ये बढ़ाना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौरी, और पृथ्वीराज चौहान है वो क्या था, इनका सबसे बड़ा दुश्मन था उस समय। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड महमूद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था। इन दिस बैटल गोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वुंड्स, और पहले युद्ध के अंदर महमूद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा नहीं था, छोड़ दिया था, घायल था इस वजह से, क्योंकि राजपूत राजा थे, महान होते थे, छोड़ देते थे बीच में। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर लेकिन अगले ही साल 1192 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर, और पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज वाज कैप्चर्ड एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। दिस डिफीट इज रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। और पृथ्वीराज चौहान की हारने के बाद में, और ये मान लीजिए कि हिंदुओं का अंत सा शुरू हो गया था। दिस इज बिकॉज इट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, और भारत के अंदर टर्किश लोगों का रूल है वो होना शुरू हो गया था। इन AD 1206 महमूद गोरी वॉज मर्डर्ड, महमूद गोरी को मार दिया गया। हिज टेरिटरी इन नॉर्थर्न इंडिया वॉज लेफ्ट अंडर कंट्रोल ऑफ जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने साम्राज्य पे अपना अधिकार कर लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, द किंग एंड सुप्रीम पावर, दे अडॉप्टेड ग्रेट टाइटल्स ऑफ महाराजा, अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, 3 लोगों का स्वामी, ऐसा वो कुछ अपने को मानते थे। किंग्स ऑल्सो शेयर पावर विद दियर सामंताज, और वो शक्ति है अपनी वो भी शेयर करते थे। एसोसिएशन ऑफ पीसेंट्स, किसानों के लिए, ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए, ब्राह्मण्स के लिए। हाई पोस्ट इन द आर्मी वर फिल्ड बाय द पीपल from influential families and the close relative of the king. The positions were often hereditary. अब होता क्या था कि वहाँ पे जो राजा के दरबार के अंदर जो बड़े स्थान थे या बड़ी जो सीट थी वो राजा के आसपास के जो लोग थे उनके नज़दीकी थे, उन्हीं के द्वारा भरी जाती थी, और उन्हीं के लोग हैं वो हेरिडिटी मान लीजिए आपकी मंत्री का बेटा है उसी को मंत्री बनाएंगे, जैसे राजा के बेटे को ही मोस्टली राजा बनाया जाता था, ऐसा चला हुआ आ रहा था। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मतलब टैक्स है वो लेते थे। द प्रोड्यूसर लाइक पेशेंट्स, आर्टिसंस, कैटल कीपर्स हैड टू सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। अब होता क्या था कि किसान या कोई कलाकार होते हैं या पशु रखने वाले होते हैं, उनको अपनी कमाई का और कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। समटाइम्स ए पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस वॉज क्लेम्ड एज रेंट बिकॉज लैंड वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लॉर्ड। और कई दफ़ा तो ये कहते थे कि भगवान ज़मीन है वो भगवान की है इसलिए, और राजा भगवान के द्वारा भेजा गया है इसलिए आप ज़मीन का भी टैक्स दो। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, व्यापारियों से भी लेते थे। अलग अलग नाम के ऊपर लूटने का तरीका था ये। देयर वाज एक्सपेंशन of trade across the seas and the frontier of the kingdoms, those revenue collection was broad based. अब क्या था, व्यापार के लिए लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बाहर भी जाते थे, तो ये जो टैक्स वाला जो सिस्टम था वो उनसे भी लिया जाता था और बहुत फैला होता। जनरली पीपल फ्रॉम द इन्फ्लुएंस फैमिलीज एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द किंग। और मोस्टली होता क्या था कि राजा के जो परिवार के जो लोग थे वही ये टैक्स लेते थे और मज़े करते थे। दीज पोजिशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, और टैक्स कलेक्शन की जो पोजीशन होती थी ये हेरिडिटरी होती थी, उन्हीं के जो लोग हैं वही काम करते थे। यूजेस ऑफ रेवेन्यू इन दिस किंगडम, सोर्सेज वर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। राजा के एस्टेब्लिशमेंट के लिए टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, वो मंदिर और किले बनाते थे। टू फाइट वार्स, युद्ध करने के लिए। अब जो टैक्स लेते थे वो उनका पैसों का यूज इन तरीके से किया करते थे। आज भी लगभग ऐसा ही है कि हम जो टैक्स चुका रहे हैं, इवन किसी भी चीज़ के लिए देखिए, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं हम टैक्स देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं हम टैक्स देते हैं, पानी का बिल भरते हैं हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं। और इन टैक्स का यूज़ कहाँ होता है? इन टैक्स का यूज सरकार करती है हमारे ही लिए, जैसे कि हमारी पढ़ाई के लिए, ठीक है, या सड़कें बनाने के लिए जिसके लिए हम रोड टैक्स भी पे करते हैं, और युद्ध सामग्री खरीदने के लिए जैसे राफेल खरीदा है अभी मोदी जी सरकार ने, तो ये सारे के सारे हमारे ही पैसों से तो खरीदते हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं।
Remarkably, kings expected that the wars would lead to acquisition of wealth. राजा क्या विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे राजा लोग कि हम युद्ध का सामान है वो बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, और बहुत ज़्यादा अगर हम युद्ध का सामान खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे. Pastiche were often written in Parish. The king, they mentioned the king as valiant victorious warriors. योद्धाओं के लिए जितने बार डिस्क्राइब द किंग अचीवमेंट्स को और राजा महाराजाओं की अचीवमेंट्स को लिखने के लिए क्रिटिकल राइटिंग. इन कॉन्ट्रास्ट टू द राइटर्स ऑफ प्रथ्रीश, ए 12th century author named Kalhana was often critical about rulers and their policies. वो क्या था कि राजा महाराजाओं की जो पॉलिसी थी उनके खिलाफ भी लिखते थे. ही कंपोज लॉन्ग संस्कृत पोइम दैट कंटेन्स ए हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर. और कश्मीर पे भी पहले अच्छा खासा हिंदुओं का राज था और वो वहाँ पे कहानियाँ लिखते थे, कविताओं के माध्यम से संस्कृत के अंदर बतलाते थे हिस्ट्री के बारे में. ही टुक द हेल्प ऑफ ए वैरायटी सोर्स सच एज इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, अर्लियर हिस्टोरियंस, हिस्ट्रीज, आई विटनेस अकाउंट्स टू कंपेयर हिज वर्क. और वो क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है लिख के या छपवा देते, कहीं पे पत्थरों के ऊपर गुलवा देते थे, डॉक्यूमेंट्स लिखवा देते थे. लैंड ग्रांट्स, राजा क्या होते थे कि जो ब्राह्मण लोग होते थे या उनके जो काम करने वाले थे, उनको जो प्रिय होते थे, उनको वो कुछ ज़मीन दे देते कि ये ज़मीन तुम्हारी है. ए पर्सन हु रिसीव्ड द लैंड कुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, और वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता था. ऐसा उनका सिस्टम होता था. तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे. चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देते हैं. ओके, द चोलाज. अब चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ें. साउथ इंडिया प्लेन्स में था चोला. जो लोग थे चालुक्य वंश के थे, पल्लव, पांड्याज और राष्ट्रकूट. विजयला चोला, एंशिएंट रूलिंग फैमिली ऑफ चोलाज, पुराने जो चोला वंश के थे. The most prominent rulers of the Chola dynasty were Rajaraja I and Rajendra Chola. ये महत्वपूर्ण राजा थे. They conquered the neighboring kingdom and annexed the Pandyan and Pallav territories that were to south and north of the Chola Empire. और इन्होंने चोला एम्पायर को इतना ज़्यादा फैला दिया था, जैसे ये रेड कलर का आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस नक्शे के अंदर, ये सारा का सारा चोला के अंडर में आना शुरू हो गया था. राजराजा फर्स्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर, और वो उस समय का ताकतवर, चोला डायनेस्टी का ताकतवर राजा था. ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ही डेवलप्ड ए पावरफुल नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिशन. नेवी मतलब उसने जल के अंदर भी अपनी एक अच्छी खासी सेना बना ली थी करने के लिए. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट और आर्किटेक्चर भी काफ़ी फैला था. देखिए, पुराने मंदिर या मस्जिदें जो बनी गई है ये इन्हीं राजाओं के शासन के दौरान बनी गई. और आर्ट और आर्किटेक्चर का एक उद्भव है. यूँ मानिए कि आज के समय का आर्किटेक्चर उस समय के आर्किटेक्चर के सामने कुछ भी नहीं है. एग्रीकल्चर, खेती भी उस समय अच्छी होती थी. द चोलास हैड बिकम पावरफुल एन अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी. तो खेती के मामले में भी वो काफ़ी आगे थे हमसे. हाउ रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. दी चैनल्स रिन्यूड द सोइल्स ऑफ वेस्ट फ्लड. और पानी क्या था, इरिगेशन सिस्टम को इन्होंने अच्छा कर दिया था. इन्होंने नदियों का पानी है वो खेतों के लिए बनाने के लिए काफ़ी कैनाल्स बनाए थे, नहरें बनाई थी. और एग्रीकल्चर हर समय की ज़रूरत थी, इन्होंने भी एग्रीकल्चर पे एक अच्छा काम किया. एडमिनिस्ट्रेशन बात करें तो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही शानदार और पावरफुल रहा था. और डू यू नो में अगर यहाँ पे हम बात करें
एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वेलन गई डू यू नो में लैंड गिवन टू नॉन ब्राह्मण पेशेंट प्रॉपर्टीज, ब्रह्म वेदा लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणों को जो गिफ्ट की गई उसे शाला भोगा लैंड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्कूल के लिए, देवनंदा लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल के लिए। तो ये कुछ टर्म्स थे उन्होंने ये बनाए हैं यहाँ पे कि इस काम के लिए और ये काम करना पड़ता था। कमेटी और मेंबरशिप इन्होंने बनाई। द तांग डायनेस्टी ऑफ चाइना, चाइना की तांग डायनेस्टी बीसी से आती है। अब इम्पोर्टेंट वर्ड्स के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है तो सामंताज द रीजनल लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर शेफ्स। सामंताज वो थे जो वहाँ के स्थानीय और ज़मीन वाले थे और योद्धा थे। वॉरियर्स क्लास, वॉरियर मतलब योद्धा, पीपल बिलोंगिंग टू ब्रेव एंड एक्सपीरियंस सोल्जर क्लास, जो वीर सैनिकों के थे। क्रॉनिकल ए रिटन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, क्रॉनिकल क्रोनोलॉजी का शॉर्ट मानिए आप, जहाँ पे लिखित के अंदर और प्रमाण मिलते हैं। हिरण्यगर्भा ए रिचुअल परंपरा थी उनकी कि ब्राह्मण के सामने और वो पूजा करवाते थे रीबर्थ को मान के कि जो इसकी बलि देगा वो वापस से पुनः जीवित होगा। ट्राइबल, जनजाति कहते हैं ट्राइबल को। महाराजा धीराज ए टाइटल यूज्ड बाय किंग्स मीनिंग द ग्रेट किंग, महान राजा के लिए। दीवान ना लैंड गिफ्टेड टू द अदर रिलीजियस, तराइन एन एक्सटेंसिव प्लेन इन प्रेजेंट डे। हरियाणा फेमस फॉर मैनी बैटल्स ऑफ मिडल इंडिया, हरियाणा के अंदर तराइन का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज ने छोड़ दिया था, और दूसरे युद्ध में फिर पृथ्वीराज हार गए थे मोहम्मद गोरी से, उन्होंने मार दिया था। ट्राईपार्टी स्ट्रगल, तीनों का आपस में युद्ध करना। प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालाज का अधिकार के लिए, कन्नौज पे अधिकार के लिए। सुल्तान एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर, शासक। गजनवीज द तुर्किश ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उनको गजनवीज कहा गया था। इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपने देखनी है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। तो फ्रेंड्स ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। आई होप समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर भी आपने इससे करने हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।